नमस्कार दोस्तों। थोड़ा तकनीकी ख़राबी के कारण हम लोगों का कनेक्शन कट गया क्योंकि फ़ोन आ रहे थे बार बार। तो अब हमने इसको सही किया है, अब कुछ ख़राबी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि हम अपना ये वीडियो फिर से स्टार्ट कर सकें। हम कहानी सुन रहे थे दोस्तों, आप लोग फटाफट से जुड़ जाएं मेरे साथ, प्लीज़ मेरी गुजारिश है आप लोगों से। दोस्तों, हम कहानी सुन रहे थे अपनी क्षमता पहचानो। आ जाएं सब लोग, हम वेट कर रहे हैं सबका आने का, और जुड़ जाएं जल्दी से क्योंकि हमने कल 11 बजे का समय फिक्स किया था और ये वीडियो हमारा जो है ख़राब हो गया है। लोग फ़ोन करते रहते हैं बीच में और मानते नहीं हैं। जिन लोगों को हमने बोला कि फ़ोन नहीं करिए, वीडियो ख़राब हो जाता है, वैसे ही हम दो काम इकट्ठे कर रहे हैं कि एक तरफ उन लोगों के जवाब दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा वीडियो ख़राब हो गया, आप सब लोगों का लिंक टूट गया। क्षमा चाहती हूँ दोस्तों मैं आप सबसे, बहुत मुझे माफ़ कर देना। और प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि फिर से जुड़ जाएं मेरे साथ, प्लीज़। तो दोस्तों, हम कहानी सुना रहे थे अपनी क्षमता पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। ये कहानी चल रही थी अपनी क्षमता पहचानो। एक आदमी था जो बहुत ही आलसी था और गांव में रहता था, बहुत ही निठल्ला। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वो सोच रहा था कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, और यूं ही घूमते घूमते वो एक आम के बाग में पहुंच गया दोस्तों। जैसे ही वो एक आम के बाग में पहुंचा तो वहां पे उसने देखा आम ही आम लगे हैं, तो एक पेड़ पर चढ़ गया आम तोड़ने। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था, वो चलते चलते एक बाग में घुस गया था। जैसे ही वहां पर बाग का मालिक आ जाता है तो वो देखता है कि मेरे आमों के पेड़ पर एक बंदा चढ़ गया, तो उसे डंडे से भगाता है। और जैसे ही वो उसे भगाता है तो वो इतनी तेज दौड़ता है और भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है दोस्तों। और जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है, हांफते हांफते, अब वो इतना थक जाता है कि पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ जाती है। अब वो लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी दोस्तों, वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब शिकार कैसे नहीं हुआ, अभी तक कोई शिकार नहीं हुआ। अब उसके मन में एक जिज्ञासा थी, वो कैसे उस पेड़ पर चढ़ गया, वहां बैठकर देखने लगा इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। अब उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि इतने भरे जंगल में, घने जंगल में शेर चीते सब कुछ होगा, और वहां वो लोमड़ी कैसे बच गई जिसकी एक टांग भी टूटी हुई थी। उसके मन में एक आशा की किरण जागी कि मुझे देख लेना चाहिए कि ये जो लोमड़ी है कैसे बच गई, अब इसका क्या होगा, कैसे अपने आप को ये बचाएगी, या फिर जो शेर चीते हैं इसको खा जाएंगे। कुछ ही पल बीते थे, पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी हुई टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ दोस्तों, वो सब कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। अब ये घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान हो, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटा रहा, प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे शेर के द्वारा दिए गए लोमड़ी के, मतलब जो शेर ने लोमड़ी को खाना दिया था, तो ऐसे खाने पीने का जो भगवान ने इंतजाम सबके लिए किया है, तो उसके लिए भी कोई खाना लेकर आएगा। ये लोमड़ी का एक उदाहरण लेकर वो घर आ गया, और घर आकर अपने बेड पर लेट गया और 4-5 दिन तक ऐसे ही लेटा रहा कि जैसे उस लोमड़ी को शेर खाना देने आया था, ऐसे ही मुझे भी कोई खाना देने आएगा।
अब उसे तो नहीं पता था लोमड़ी क्या कारज करके आई है कि शेर उसे खाना दे के गया आके। अब शेर तो उसे खाना दे के गया है, लेकिन जो वो बंदा है वो तो लेट गया, 5 दिन भूखा रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा दिखे। वह उनके पास गया और जंगल का सारा किस्सा सुना दिया। बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उस लोमड़ी को खाना दे सकते हैं, शेर खाना देने आया, तो मुझे खाना क्यों नहीं दे सकते हैं? तो वो बहुत परेशान था। बाबा जी को उसने सारी चीजें बताई। उनके पास जानवरों के लिए भोजन है, मेरे लिए क्यों नहीं है? जब वो शेर ने लोमड़ी को खाया भी नहीं और उसे खाना देकर चला गया, तो मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हैं भगवान? कहाँ हैं आपके भगवान? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी हैं, लेकिन बात यह है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं, वो शेर बनाना चाहते हैं। अब क्या बोला उन्होंने, बाबा जी ने, कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बनाना चाहते, कि तुम्हें खाना देने आएंगे। तुम खाने को खुद हासिल करना सीखो, वो तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं। तो इससे क्या सबक मिला उस आदमी को, कि सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है दोस्तों। इतनी ज्यादा शक्ति है कि अपनी शक्तियों को पहचानना और समझना और उनसे काम लेना इंसान के बस की बात है। इंसान कुछ भी कर सकता है दोस्तों, कुछ भी कर सकता है। दूसरों की सहायता के लिए से प्रतीक्षा नहीं करना है कि कोई आएगा हमारे लिए करके। जिंदगी में खुद ही डटे रहना है, खुद ही सब कुछ करना है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने अंदर अपने आप को पहचानो। और दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं फिर से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका कि मेरी वीडियो खराब हो गया, फिर भी आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और सब लोग मुझे मैसेज कर दें ताकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो। सब लोगों को मैं डबल मोटिवेशन के साथ ये सब कुछ बता सकूं। मुझे इतनी खुशी हो रही है, दोबारा जुड़ गए हो सब लोग मेरे साथ। हमारा एक परिवार बनता जा रहा है। रोज रात को 10 बजे और 11 बजे 2 बार मैं लाइव आऊंगी। कोशिश, और अपने बच्चों को सबसे ज्यादा टाइम दीजिए, इस समय उनको सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की। तो अगली कहानी की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, फांसी की सजा। ये कहानी का शीर्षक है फांसी की सजा। आइए देखते हैं, सुनते हैं। सब लोग हाय लिखते चलें, किस किस को कहानी सुननी है, कैसी लग रही है कहानी, और कौन कौन से शहर से हैं। कम से कम हमें ये तो पता लगे हमें कौन से शहर से सुनता चला जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारी कहानी है छोटी सी, फांसी की सजा, इसका शीर्षक है। एक बार की बात है, यूनान के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया दोस्तों। फांसी की सजा का समय जो था वो शाम को 6 बजे मुकर्रर किया गया कि वजीर जी हैं, अब राजा नाराज हो गए हैं, उन्होंने फांसी की सजा सुना दी है और फांसी की सजा का समय 6 बजे का रख दिया गया है। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वजीर को फांसी की सजा सुनाई गई उस समय वहां पर वो नहीं था, बस डिक्लेयर कर दिया गया था कि आज शाम को 6 बजे फांसी की सजा दी जा रही है। अब देखिए कि फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर वजीर को बता दो कि उसे शाम को 6 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मान कर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया। कुछ सैनिक अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उसको तो वजीर को तो कुछ पता ही नहीं है, वहां तो फंक्शन चल रहा है। अब जश्न का माहौल है, उस दिन वजीर का जन्मदिन था। जब पता लगाया गया
कि वहाँ किस चीज़ का जश्न चल रहा है, फंक्शन है, तो उस दिन उसी वजीर का जन्मदिन था जिसको शाम को फांसी पर चढ़ाया जाना था। उसके घर पर रिश्तेदारों का, दोस्तों का आना जाना लगा हुआ था। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पूरे घर में पकवान बन रहे थे। कुल मिलाकर बहुत खुशनुमा माहौल था दोस्तों। सैनिकों ने बड़ी महफिल में ऐलान किया कि वजीर को, पूरी भरी हुई महफिल में सैनिकों ने ऐलान कर दिया कि वजीर को आज शाम को 6 बजे फांसी की सजा है और उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। और यह भी बताया कि 6 बजे का समय मुकर्रर कर दिया गया है। यह ऐलान सुनकर वहां हर शख्स हैरान हो गया। नाच गाना सब बंद हो गया। रिश्तेदार उदास हो गए। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि यह क्या हो गया। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज गूंजी, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी की सजा के लिए 6 बजे का वक्त दे दिया। अब देखो, इतनी छोटी बात भी नहीं है जो उसने शुक्रिया किया ऊपर वाले का। अब ऊपर वाले का शुक्रिया उन्होंने किया कि फांसी की सजा के लिए 6 बजे का वक्त दे दिया। बहुत बढ़िया, हम 6 बजे तक पार्टी करेंगे। वजीर की बात सुन के दोस्तों रिश्तेदारों ने कहा, कैसी बात करते हो, फांसी की सजा सुनाई है, तुम जश्न मनाने की बात करते हो। तो वो बोलता कि मेरी इच्छा है मैं जश्न मनाऊं। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया। जश्न फिर से शुरू हो गया। कुछ लोग उदास थे, कुछ परेशान थे, पर वजीर की खुशी के लिए कि शाम को तो मर जाएगा, तो इसकी खुशी के लिए ही हंस लो, जितनी देर जिंदा है उतनी देर हंस लो। वजीर अब खुशी में फिर से माहौल क्रिएट कर रहे हैं। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई कि वजीर के घर गए, वहां पे जश्न चल रहा था, फिर भी वह उसको जश्न को दिमाग में नहीं ले रहा है और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता जा रहा है। तो राजा को और भी गुस्सा आ गया। उसने वजीर से कहा कि वजीर पागल हो गया है क्या, शाम को उसको मरने का खबर सुनाया है और फिर भी तुम उसे पार्टी करने की वो कराए और तुम उसे बताया नहीं कि शाम को 6 बजे लटका दिया जाएगा, और तुम जश्न कैसे मना सकते हो। तो वो बोला कि हाँ बिल्कुल बताया, और फिर भी वो जश्न मना रहा है। वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी के लिए 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। इस तरह मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त मिला है। यदि आप मुझे वक्त ना देते तो अपने परिवार वालों, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जश्न जो मेरा चल रहा था, बर्थडे पार्टी चल रही थी, उसको मैं कैसे मनाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, मैं क्यों जाया करूं। मेरे पास जितना भी वक्त है खुशी खुशी गुजारूंगा। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, देखो दोस्तों कहानी का ट्विस्ट, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है। उसे मौत नहीं दी जा सकती, उसे जीने का पूरा हक है। दोस्तों तुम्हारी बातों ने हमारा दिल जीत लिया है, तुम्हें फांसी की सजा माफ की जाती है। तो सीख, जिंदगी खूबसूरत है दोस्तों, इसका हर लम्हा खुशी के लिए गुजारें। ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आकर खड़ा हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हमें जीना नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। हमें अपने जीने को सही मायने देने चाहिए, हर पल जीना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि साल का पहला ही दिन न्यू ईयर नहीं होता, जिंदगी का हर पल न्यू ईयर से भी बड़ा होता है, क्योंकि भगवान ने हमें उस पल में हमें सांसें गिफ्ट की हैं, जिन सांसों को हम लेकर जिंदा हैं। कितना बढ़िया गिफ्ट हर पल में भगवान हमें दे रहे हैं, हर पल में हमें जिंदा रख रहे हैं। तो दोस्तों इस गिफ्ट की ही कीमत समझ लो, जिस गिफ्ट को तुम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे भगवान को। जो भगवान तुम्हें सांसें दे रहा है ना गिफ्ट में, उस भगवान को गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में, बर्थडे के बच्चे के बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट में कितनी चीज़ें देते हैं। अगर कोई बच्चा गिफ्ट लाता है तो उसे आजकल रिटर्न गिफ्ट देने का रिवाज है। तो हम भगवान को वापस क्या दे रहे हैं, भगवान तो हमें हर पल में सांसें दे रहा है। मेरा बचपन से ये मानना है दोस्तों कि भगवान हमें हर पल में सांसें गिफ्ट कर रहा है और हम भगवान का शुक्रिया अदा भी नहीं करते हैं।
हम अपने अपने इष्ट देवता जिनको भी आप मानते हो, एक दिन में थोड़ी देर भी उनका नाम नहीं लेते और भगवान हर पल में तुम्हें सांसें गिफ्ट करता है। तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना सब कुछ। तो अपनी सोच, अपनी खुशी के लिए जो भी आप कर सकें आपको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, और उसका सदुपयोग करें। बार बार जिंदगी नहीं मिलती, इसे खुल कर जिए, जितना जी सकते हो दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हो, जिस पल में खुशी मिले वैसा पल जियो। 1,00,000 रुपया कुछ भी नहीं अगर एक पल में तुम इतना खुश हो गए। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी जिसका शीर्षक था, चलिए दोस्तों आप लोग बताएं इसकी क्या शीर्षक था। हमने इसके शीर्षक को कितनी बार दोहराया है कि वजीर को क्या हुआ था, कौन सी सजा मिली थी, ये इसका शीर्षक था। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कहानी का शीर्षक क्या था। देखते हैं किस किस ने ध्यान से सुना है मेरी कहानी को, कि कहानी के शीर्षक उनको याद है क्या नहीं। हिंट दे देती हूँ, कहानी का शीर्षक था कि जिसको भी वजीर को कौन सी सजा मिली थी। तो कहानी का शीर्षक क्या हुआ हमारा, देखें किसने कमेंट में लिखा है। उनका वॉइस एंड फेस रीडिंग करेंगे हम, कल करेंगे। और वॉइस एंड फेस रीडिंग में आप हमें व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज दें जो भी हमें लिखेंगे कि कहानी का शीर्षक क्या था। फांसी की सज़ा, फांसी की सज़ा हमारे कहानी का शीर्षक था। जिसका भी मैसेज आया होगा कमेंट बॉक्स में तो उनका हम वॉइस एंड फेस रीडिंग करके देंगे। दोस्तों आप अपना फ़ोटो भेज देना। अगर कोई भी अपने बच्चों का नाम बुलवाना चाहता है मेरी वीडियो में तो अपने बच्चों का नाम मुझे लिख कर भेजें। मैं अभी आपके बच्चों का नाम बोलूँगी और अपनी नेक्स्ट कहानी के लिए हम आगे चलते हैं कि अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनाएं। अगर उनको सुना नहीं सकते अपने साथ बिठाएं, एटलीस्ट उनके साथ समय भी बीत जाएगा, हमारी कहानियों का मज़ा भी आ जाएगा दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी कहानी दूसरी, बूढ़े गिद्ध की सलाह। तो हमारे कहानी का शीर्षक है दोस्तों बूढ़े गिद्ध की सलाह। अब गिद्ध है तो उस बूढ़ा हो गया है, इतना अभी उसके पास अनुभव होगा। देखते हैं इस कहानी में कौन सी सलाह से क्या मोड़ आता है दोस्तों। बने रहिएगा मेरे साथ। जो लोग भी जाग रहे हैं हाय हेलो लिखते चले, कल संडे का दिन है, थोड़ा सा और जाग लेते हैं, थोड़ा सा और सीख लेते हैं जिंदगी से। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्रों के बीचों बीच था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने में कोई कमी नहीं आती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनका खाना मिल जाता था और उनको मारने वाला कोई भी नहीं था। आराम से जीवन बीत रहा था। और ऐसा जीवन, इतनी आराम का जीवन गिद्धों ने पहले कभी देखा भी नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे, जवान गिद्ध थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन इस टापू पर रहना है जीवन भर, तो यहाँ कहीं नहीं जाना। इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा, यहीं रहेंगे। कई कई गिद्ध कैसे सोचते हैं, कई गिद्ध कैसे सोचते हैं। तो कईयों ने सोचा कि इतना आरामदायक जीवन है, इस टापू पर रहेंगे, खाना पीना सब कुछ है, तो अब देखते हैं। लेकिन उनके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता था कि यहाँ आरामदायक जीवन, इन युवा गिद्धों पर इस आरामदायक जीवन का क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे। यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब भी कभी मुसीबत इनके सामने आएगी तो ये कैसे मुकाबला कर पाएंगे। बहुत सोचने के बाद वे एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी को एक सभा में बुलाया। अब सभा में बुलाया दोस्तों तो क्योंकि उसको चिंता हो रही थी कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो कैसे मुकाबला करेंगे। अभी तो इनको मुसीबत का पता ही नहीं है कि क्या होती है मुसीबत। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना दोस्तों, कि हम उन्हें किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करने देते, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा उनको समझाते रहें कि बेटा ऐसे हो गया तो ऐसे करना है, ऐसे हो गया तो ऐसे करना है, तो उनको याद रह जाता है बार बार बोलने से।
तो बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे हिसाब से हमें उसी जंगल में चल जाना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती के जीवन जी रहे हैं और हमें ऐसी चुनौती स्वीकार नहीं है कि हमें मतलब समझ में नहीं आता कि अगर किसी दिन मुसीबत आ गई तो हम लोग क्या करेंगे। तो हमें ऐसे जगह रहना चाहिए जहाँ थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आती रहें। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा बढ़ती उम्र के साथ बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। इतना आराम की जिंदगी, इतना आराम का टापू, खाने पीने के लिए सब कुछ है, हम यहाँ से क्यों जाएं? बूढ़े गिद्ध का दिमाग खराब हो गया है, हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है, वापस उसी जंगल में जहाँ खाने के लिए भटकेंगे, क्यों जाएं हम वहाँ। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो, आराम के आदी होते जा रहे हो, आराम से जीना तुम स्टार्ट कर दिए हो, उड़ना भूल गए हो। और क्या करूं मैं तुम्हें, अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो क्या करोगे? कम से कम एक लास्ट मुसीबत कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखो कि लाइफ में अगर मुसीबत आ गई तो करोगे क्या, इतना प्लान तो करके रख लो। तो अब उस गिद्ध ने इतना समझाया, नहीं माने, लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए और गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची कि अब देख के आता हूँ, बहुत दिन हो गए वहां से कोई नहीं आया, देख के आता हूँ, शायद मैं गलत था। शायद उसको अब एहसास होने लगा बूढ़े गिद्ध को कि शायद मैं गलत था, देख के आता हूँ टापू पर हुआ क्या है, कोई आया क्यों नहीं, मैं ही अकेला आ गया, पीछे पीछे कोई भी नहीं आया। अब उड़ता उड़ता वो जो बूढ़ा गिद्ध था वापस उस टापू पे देखने गया कि मेरे बाकी के गिद्धों का क्या हुआ, या तो वो मजे से रह रहे हैं या फिर कुछ हो गया है। टापू पर जाकर उसने देखा वहां का नजारा ही बदला हुआ था। जहां देखो गिद्धों की लाशें पड़ी थी। अब ये कैसे हो गया? कई गिद्ध लहूलुहान पड़े थे, घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, अरे भाई क्या हो गया, तुम लोगों की ये हालत कैसे हो गई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पे बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन जहाज आया, उसने उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए और उस जहाज में जो चीते थे उन्होंने वहां छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमें उड़ना भी नहीं आता और हमारे पंजे नाखून कमजोर हो गए हैं। हम किसी पे हमला भी नहीं कर सकते, अपना बचाव भी नहीं कर सकते। एक एक करके चीतों ने हमें मारना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, और यही कारण है कि हमारा ये हाल हो गया है। अब सीख, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद वहां से बाहर आना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ऐसे में चुनौतियां आने पर उनका सामना करना आसान नहीं होता। अगर हमारे घर की मेड एक दिन ना आए काम वाली तो हमें कैसा मुश्किल लगता है। एक दिन फिर भी निकाल लेते हैं, मान लो वो 2-4 दिन के लिए कहीं चली जाती है या बीमार हो जाती है, तो हमें 4 दिन आफत आ जाती है कि हम कैसे उसको संभालेंगे काम को। सारा घर काम में लग जाता है, या फिर बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं ना दोस्तों। कौन कौन करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बाहर से खाना, जिस दिन काम वाली नहीं आती तो सबको पता होता है बाहर से खाना आएगा। बहुत कम लोग होते हैं कि हाँ, अब सब हर समय तो खाना बाहर से नहीं आ सकता है। एक ब्रेड आ जाती है सबके घरों में, एक फिक्स सा मेन्यू है, सबके घरों में एक ब्रेड आ जाएगी, सबके घरों में एक थोड़ा थोड़ा काम बांट लेते हैं। कोई कहता है मैं चाय बना दूंगा, कोई कहता है मैं दूध गर्म कर दूंगा, कोई बोलता है हाँ ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, तुम बच्चों को देख लो। एक मेड ना आने से सारा घर हिल जाता है दोस्तों। और जब हमें वो नहीं आती, उसकी कीमत पता चल जाती है कि आज हमारे यहाँ काम वाली नहीं आई है, तो आज हमें सारे काम अपने अपने फिक्स होते हैं कि तुम खाना ले आना आते हुए। कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई मतलब कितनी सारी चीजें हो जाती हैं काम करने के लिए। और अगर उसी दिन कोई गेस्ट आ जाए तो और भी ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन जब आप उन जिम्मेदारियों को बड़ी आसानी से और बड़ी प्यार से, कितना एक दिल में इच्छा रख के पूरा करते हो ना, किसी दिन आपके घर गेस्ट आने और मेड छुट्टी मार ले, उसके बाद जो काम करने के बाद खुशी मिलती है कि यार आज तो मेड भी नहीं आई और हम कर पाए इस काम को, कितना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर भी उतनी हिम्मत है। वो कोई भगवान के यहाँ से सीख के नहीं आती है,
हमें अपने ऊपर वो गर्व महसूस होता है कि आज हमने घर में हेल्प की है। घर के काम भी दोस्तों बहुत मुश्किल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतने सारे होते हैं कि जब तक आप सो ना जाओ तब तक खत्म नहीं होते हैं, और उठने के साथ ही काम शुरू हो जाते हैं। पड़ा होता है काम, जितना मर्जी काम खत्म करके सो जाओ, उठते ही काम पे लग जाते हैं। तो दोस्तों अपने घर की वाइफ, माँ, बहन, सबके साथ हाथ बटाया करो, क्योंकि सबके साथ मिलकर जो काम करने में मज़ा आता है। अगर आप थोड़ा सा भी हेल्प कर दोगे ना, तो आपकी वाइफ बोलेगी अरे आप रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। इतना खुशी से, और वो डबल खुशी से काम करेगी। कितनी खुशी मिलेगी आपको। वो काम छोटा सा, अगर आपने पानी का गिलास भी पकड़ा दिया किसी को, कभी करके देखना दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। लाइफ इतनी अच्छी लगती है कि हम भी घर में हेल्प करते हैं। अभी कोरोना ने तो इतनी अच्छी सीख दिया दोस्तों सबको कि क्या कहने, कि एक घर का महत्व समझा दिया। अभी हम अपनी नई कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे। तो ऊंट के प्रश्न, ऊंट के प्रश्न कौन कौन सुनना चाहता है दोस्तों, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में हाय लिख दें, ताकि मुझे पता लग जाए अभी लोग जाग रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। जो लोग भी सुनना चाहते हैं मेरी अगली कहानी, हाय तो लिख दें कम से कम, हेलो तो लिख दें कम से कम। ठंड बहुत हो रही है मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी आपके साथ, मैं तो सबके सवालों के जवाब भी दे रही हूँ, और आप लोगों का ये कहानियों के साथ थोड़ा थोड़ा मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ा रही हूँ। तो मुझे कम से कम एक हाय तो लिख दीजिए, कम से कम मुझे समझ में तो आए सब लोग जाग रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। इसी से पता लग जाएगा कि आप सब लोग मेरे साथ दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊंट के प्रश्न। हमारी जो नेक्स्ट कहानी है छोटी सी, ऊंट के प्रश्न। देखिए क्या क्या प्रश्न है ऊंट के, देखते हैं। एक दिन की बात है, एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। अब ऊंट है और उसका बच्चा है दोस्तों, अब वो दोनों बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट से बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या आपसे मैं उस बातों के बारे में पूछ सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बच्चे कितने प्यारे होते हैं, और बच्चों की बातें कभी खत्म नहीं होती। और कई बार ऐसी बातें पूछ लेते हैं कि हम कहते हैं इतना दिमाग तुम लाए कहाँ से हो। अब देखते हैं, ऊंट के भी बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों से अपनी भाषा में बात करते हैं। तो अब वो इजाज़त ले रहा है अपने पिताजी से कि क्या पिताजी मैं आपसे उन प्रश्नों के बारे में पूछ सकता हूँ। ऊँट बोला हाँ हाँ बेटा, ज़रूर पूछो, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अब ऊँट को लग गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा पूछ रहा है कि मुझे आंसर देने में दिक्कत आ सकती है। तो उसने बोला कि मेरी हिम्मत हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगा उसका आंसर। तो ऊँट का बच्चा बोला, हम ऊँटों की पीठ पर कुबड़ क्यों होता है। अब ऊंट का जो कमर होती है वो ऊपर उठी रहती है। तो ऊंट के बच्चे ने पूछा कि ऊंट की पीठ पर कुबड़ क्यों होता है, पिताजी बताओ। अब ऊंट बोला, बेटा हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं, हमारी पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा कर सकें, इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। अब ऊंट की पीठ पे जो कुबड़ होता है, ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसमें पानी होता है। चलो दोस्तों, किस किस को पता था ये बात, एक नई सी बात है, सबको पता लगी होगी शायद, मुझे भी नहीं पता था। तो अब उसकी कुबड़ में पानी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहते हैं। उस पानी को जमा करके वो काफ़ी दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं और पंजे गोलाकार क्यों होते हैं। ऊंट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि कुबड़ तो समझ में आ गया, अब पैरों का बताओ। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ की भूमि रेतीली है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे हमें रेत में चलने के लिए सहायता करते हैं। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे लंबे पैर और गोलाकार पंजों का मतलब तो समझ गया, बच्चा बोला, लेकिन हमारी घनी पलकों के कारण मैं समझ नहीं पाया। हमारी आंखों की पलकें इतनी बड़ी बड़ी हैं, मुझे समझ में नहीं आता इतनी बड़ी बड़ी पलकें क्यों हैं। अब ऊंट फिर से बोला कि बेटा हम इतनी बड़ी बड़ी पलकें भगवान ने हमें दी हैं, ये हमारी रक्षा कवच हैं। रेगिस्तान में धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है कि हमारी आंखों में न डले,
इस वजह से वो हमारी पलकें इतनी बड़ी बड़ी हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊँट में कुबड़ पानी में जमा करने, कुबड़ जो है वो पानी जमा रखने के लिए है, लंबे पैर, गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने के लिए, और घनी घनी पलकें हमें धूल से बचाने के लिए हैं। ऐसे में हमें रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी, फिर हम लोग चिड़ियाघर में क्यों रहते हैं? तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान प्राप्त होना, हुनर, प्रतिभा, उपयोगी, जब हम हर जगह हमारे अंदर सब कुछ है तो हमें वो कर लेना चाहिए। हमें वो चीज़ करने के लिए अपने आप को हिम्मत देनी चाहिए। तो प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी हैं जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह, क्षेत्र, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी प्रतिभा का महत्व खो देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि आपको जू का बन के नहीं रहना, जबकि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए। आपको मैथ अच्छा लगता है, आपको हिंदी अच्छा लगता है, इंग्लिश अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आपको कमेंट्री अच्छी लगती है, आपको जोक्स अच्छे लगते हैं, कहानियाँ अच्छी लगती हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है। बिजनेसमैन बनना है, सर्विसमैन बनना है, उसके लिए मेहनत करते रहिए दोस्तों। हमारी अगली एक कहानी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं, हमारी अगली कहानी का नाम है मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी अपना जाला बुनने उपयुक्त स्थान की तलाश कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ आकर फंस जाएं, और इस तरह वह खाते खाते आराम से अपना जीवन बिता सके। हर समय उसके मकड़े के जाले में मच्छर भी फंसे रहें, कीड़े मकोड़े भी फंसे रहें। उसे एक घर के कमरे में कोना पसंद आ गया और वहां जाला बनाने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली ने उसे देख लिया और जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ न कीड़े हैं, न मकोड़े हैं, न मक्खियाँ हैं, न मच्छर हैं। क्यों यहाँ जाला बना रही हो? कौन फंसेगा यहाँ पर आकर? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बिल्ली की बात सुन के मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुन के तैयार किया था, तभी वहां एक चिड़िया आ गई। अब चिड़िया आई, उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? खिड़की पर जाला बना रही हो? हवा तेज चलेगी, तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ गई। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाइश देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला मत बनाओ, यहाँ पर तुम्हारा जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में ये लोग इसको बेच देंगे और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात को मान लिया और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया। दूसरे स्थान की ओर चल पड़ी। नया स्थान कुछ खोजेगी अब, लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वो थक गई थी, भूख प्यास लग चुकी थी, उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसने हिम्मत हार दी थी, जाला नहीं बन पाया उससे। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देखकर बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आकर उसे काम को अधूरा छोड़ देता है, उसका कोई काम नहीं बनता। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली कि हाँ बहन, अब मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ जाला बनाऊँगी और वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी। तो उसने अपने मन में धार लिया, एक जगह चुनी और वहाँ पर उसने जाला बनाया। और जैसा उसने सोचा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं ना दोस्तों,
हर एक का क्वेश्चन होता है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा तो हम दूसरे की बात सुन के, सारे रिश्तेदार हमें ताना मारते हैं, दूसरे की बात सुन के हम लोग पीछे हट जाते हैं। कितनी दुनिया होती है जो बोलती है कि हाँ ये इसके बस का कुछ नहीं है। जो बोल रहा होता है चाहे उसके बस का कुछ भी है या नहीं, जो बोल रहा है, लेकिन वो दूसरे को जरूर बोल देता है। ऐसे रिश्तेदार सबके पास होते हैं, आशा करती हूँ आपके पास भी होंगे, है ना। एक मजाकिया सी बात है लेकिन रिश्तेदार हैं, और अगर उनकी बात मान लो ना, एक ताना अगर दिल पे लग जाए तो उसी रिश्तेदार की बात सच भी हो जाती है दोस्तों। फिर वही आपकी ज़िंदगी का आधार बन जाता है कि ताना तो यार इसने मारा था, इसी की वजह से आज मैं सब कुछ हूँ। अगर इसने ताना ना मारा होता ना तो मैं शायद बन भी ना पाता कुछ। कई बार होता है ना, अच्छा तू ताना मार रहा है, आज मैं तेरे को कुछ बन के दिखाऊंगा। कभी ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट किया दोस्तों? ऐसा चैलेंज कभी एक्सेप्ट करके देखना, कितना अच्छा लगेगा कि हाँ आप किसी के लिए कुछ बन के दिखा रहे हो, किसी को कुछ बन के। लेकिन ऐसा सोचना नहीं दोस्तों, अपने ही गोल तोड़ना, अपने ही गोल को अचीव करना दोबारा से, अपने ही गोल्स को तोड़ना, अपने ही गोल्स को दोबारा बनाना, ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है अपने ही, मैं किसी को हरा के नहीं चलती। जहाँ तक भगवान की एक साक्षी नाक्षी मानकर बोलती हूँ कि कभी हम किसी को हरा कर नहीं चलते। मैं अपने ही गोल्स को दोबारा अचीव करने में विश्वास रखती हूँ कि अगर मैंने किसी एक काम को किया है तो दूसरे काम को उससे अच्छा करने का विश्वास मैं रखती हूँ। तो दोस्तों मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी यही सीख लें। और अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं, नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हमारा मजाक उड़ाते हैं, भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ देते हैं। हम कई बार उनकी बातों में आकर अपनी स्थिति पर छोड़ देते हैं अपने आप को कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उस काम को वहीं छोड़ देते हैं करना कि वो बोल के गया तेरे से, तेरे बस की नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और हम उस काम को वहीं बंद कर देते हैं, पूरा होने ही नहीं देते। और बाद में ये समय निकल जाता है और आवश्यकता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो पूर्ण सोच विचार करें, उसके बाद आत्मविश्वास करें, दृढ़ निश्चय के साथ काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलताएं प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखना ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी एक कहानी जो नेक्स्ट है, कौन कौन अभी जागना चाहता है, कौन कौन हमारे साथ ये कहानी सुनना चाहता है, कम से कम हाय हेलो तो लिखें दोस्तों, ताकि मेरे को अच्छा लगे सुन के, देख के कि सब लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं। अब नेक्स्ट कहानी 100 ऊंट। नेक्स्ट कहानी का हमारा शीर्षक है छोटी छोटी कहानियां हैं। कल संडे का दिन है, कितना बढ़िया दिन है, आराम से उठ सकते हैं, तो इस वजह से मेरी छोटी सी एक हिमाकत मैं कर रही हूँ इस समय भी आप लोगों को थोड़ा जगाने की कोशिश। और ये हमारा है 100 ऊंट, नेक्स्ट शीर्षक है। और सब लोग जो सुनना चाहते हैं वो कम से कम हाय हेलो तो लिख दें। मैं सबके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, मुझे कम से कम तालियां तो मैं नहीं देख सकती आप लोगों की या कुछ भी, या फिर गुस्सा ही दिखा दें, प्यार दिखाएं, जो भी है, लेकिन आप मुझे हाय हेलो लिखें, उसी से मेरे तो मोटिवेशनल आप लोगों का हाय हेलो लिखना ही है। आप लोग हाय हेलो लिखोगे तो वो मेरा मोटिवेशनल लेवल है। जैसे मैं आप लोगों को सुनाकर आप लोगों के अंदर की एक मोटिवेशनल लेवल को ऊंचा करने की थोड़ी सी भी कोशिश अगर कर रही हूँ तो आपका हाय लिखना भी एक बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति को जगाए रखता है कि हाँ मैं अभी सुना सकती हूँ कहानियाँ। नेक्स्ट हमारी कहानी का शीर्षक है 100 ऊंट। 100 ऊंट। राजस्थान के एक गांव में एक रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। बहुत धन्यवाद जी। रामवरण जी आपने हाय लिखा, पंडित जी आपने लिखा, और सुधीर जी नमस्कार। अभी नाम पढ़ लेते हैं सबके। कमलेश जी, हम दिल्ली से हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं लिख के भेजें। जो लोग इतने रात को भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, बहुत धन्यवाद सबका। नवाब जी हाय, अंजल झा जी हेलो, कैसे हैं? अभी मैं सबका नाम, क्योंकि मैंने बोला था आज मैं सबका नाम लूँगी। कोई अपने बच्चों का नाम बुलवाना चाहते हैं तो अपने बच्चों का नाम लिखकर भेजें, मैं उनका भी नाम बोलूँगी। समीर जी नमस्कार। समीर जी लिखते हैं मैं गुजरात से हूँ। ठंड हो रही है क्या वहाँ पर? क्योंकि गुजरात में ज़्यादा सर्दी नहीं होती है जहाँ तक मैंने सुना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो कहानी है 100 ऊंट।
राजस्थान के एक गांव में एक रहने वाला व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम करके बोला, बाबा मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ और एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं। परेशान हूँ, कैसे छुटकारा मिलेगा, कोई रास्ता दिखाओ। और एक परेशानी जाती नहीं दूसरी आ जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, जाने कितनी ही समस्याएं हैं। ऐसा लगता है मेरा पूरा जीवन ही समस्याओं से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी ऐसा लगता है कभी कभी कि आपका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है? जहाँ देखो, घर में देखो, बाहर देखो, हर जगह परेशानी परेशानी, काम ही काम, कभी आराम का टाइम नहीं मिलता। तो देखिए, आप पीर बाबा जी इनको क्या समाधान देते हैं। कृपा करके आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी बात पूरी सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। उन्हें हल करने का उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम करके दो। व्यक्ति तैयार हो गया, उसकी सारी समस्याओं का हल मिल जाने वाला था। और जैसे ही उसने बोला कि हाँ बाबा, क्या आपका कौन सा काम है, तो आप बताओ, मैं फटाफट से करके आऊँगा। पीर बाबा बोले, बेटा मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ आज रात तुम उनकी रखवाली करो। 100 ऊँट बैठे हैं मेरे काफिले में, तुम उनकी रखवाली करो और जब भी 100 ऊँट उठ जाएं तो तुम सो जाना। जैसे ही वो 100 ऊँट उठ जाएं तुम सो जाना। तब तक तुम सोना मत, बस मेरे ऊँटों की रखवाली कर दो। तो यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने लग गया क्योंकि उसको अपने समाधान चाहिए था कल को। अब बाबा जी ने अपने 100 ऊँट उसको थमा दिए। यह कहकर पीर बाबा तो अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कहाँ बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी नहीं सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया सभी ऊँटों को एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल ही नहीं हुआ। ऊँट तो अपने आप बैठ गए, मेरे कुछ प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। ऊँट तो बैठे ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऊँटों को। तो मैं सो ही नहीं पाया, एक साथ तो वो नहीं हुए। कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी कुछ बैठ भी गए, दूसरे खड़े हो गए। सब लोग एक जैसा नहीं कर रहे थे जैसा आपने बोला था। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। पीर बाबा मुस्कुराए, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बिठाया, कई तुम्हारे प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने उनको देखा, अपने आप ही बैठ गए। तो ऐसा ही हुआ था। व्यक्ति तत्परता से बोला। उसको मतलब अंदर से इच्छा हुई कि हाँ, बाबा को कैसे पता चल गया, बाबा तो सोने चला गया था। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए बोला, जिंदगी की कुछ समस्याएं होती हैं जो अपने आप हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल हो जाती हैं, लेकिन कुछ समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। कुछ समस्याएं समय आने पर अपने आप हल हो जाती हैं। कुछ के लिए प्रयास करो, कुछ को छोड़ दो समय पर, और कुछ समस्याओं को अपने आप हल होने के लिए छोड़ दो। तो कल रात तुम्हें अनुभव हुआ होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बिठा सकते। तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि हर बंदा जैसे चाहता है वैसा नहीं होता। कई हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, कईयों को हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है दोस्तों, सबसे बड़ा बलवान समय होता है। तो हमें अपनी लाइफ में समझ जाना चाहिए कि पीर बाबा क्या समझाना चाह रहे थे, कि कई परेशानियां होती हैं अपने आप ठीक हो जाती हैं।
तो ये दोस्तों हमारे जीवन की कहानियां छोटी छोटी। अब एक लास्ट कहानी दोस्तों, फिर सोने चलेंगे। एक लास्ट कहानी सुनाते हैं, मकड़ी की प्रेरणादायक कहानी। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, आधा मिनट का समय दीजिए। बहुत धन्यवाद। मकड़ी की प्रेरणादायक कहानी, ये लास्ट कहानी है आज की हमारी। शहर के एक बड़े संग्रहालय के बेसमेंट में, शहर के एक बड़े म्यूजियम के, संग्रहालय म्यूजियम, एक शहर के बड़े म्यूजियम के बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शनी में कहीं स्थान नहीं मिला था। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा म्यूजियम था, उसके अंदर एक बेसमेंट बनी हुई थी। उस बेसमेंट में ऐसी पेंटिंग्स रखी हुई थी जिस पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में कोई भी पसंद नहीं करता था, और उनको कहीं पे भी स्थान नहीं मिला था कि ये पेंटिंग्स एग्जीबिशन में नहीं लगा सकते। और लंबे समय से बेसमेंट में पड़े रहने के कारण मकड़ियों ने वहां जाला बना दिया था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग में मकड़ी बड़ी मेहनत से बड़ा सा जाला बुन रही थी। अब बेसमेंट के कोने में एक पेंटिंग रखी है दोस्तों, उसमें एक मकड़ी है जिसने बहुत बड़ा जाल बुन दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से वहां कोई नहीं गया है। वह उसका घर बन गया था, वह उसके लिए उसकी सबसे प्यारी पेंटिंग बन गई थी, क्योंकि उसकी वो घर था। अब मकड़ी ने मान लिया था कि ये मेरा घर है, यही उसकी दुनिया है। अब वो पेंटिंग मकड़ी का घर बन चुका था। वह उसका विशेष रूप से ध्यान रखती थी उस पेंटिंग का, क्योंकि मकड़ी है, मकड़ी का ध्यान वो रखेगी, क्योंकि उसने वहां पे जाला बना दिया था बहुत बड़ा सारा। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई रख रखाव करने का काम शुरू होता है। इस प्रक्रिया में बेसमेंट तक भी लोग पहुंच जाते हैं कि बेसमेंट में कुछ चुनिंदा पेंटिंग तो रखी है, लेकिन उनकी सफाई करी जाएगी, चाहे वो पेंटिंग एग्जीबिशन में नहीं लगती, फिर भी उनकी सफाई तो करना जरूरी है। थोड़े दिनों में पेंटिंग सफाई करने के लिए लोग आ जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में बेसमेंट में कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के लिए फिर से सिलेक्ट किया जाता है। अब पेंटिंग्स की किस्मत जाग गई कि उन्हें फिर से सिलेक्ट किया गया। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रखने वाली कई मकड़ियां अपना जाला छोड़कर चली गई, क्योंकि कई मकड़ियों ने वहां जाला बनाया था। लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है उसकी पेंटिंग भी बच जाए, कि मैं अपना जाला क्यों छोड़ के जाऊं। वो तो नहीं गई, वो तो मकड़ी जाले के साथ चिपकी रही। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि क्या पता मेरी वाली पेंटिंग रह जाए और मैं यहीं पे अपना घर बसा के रहती रहूं, तो मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से। लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह यही है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, मुझे इससे अच्छी जगह नहीं मिल पाएगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी हुई पेंटिंग भी लेके जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं था। जाला ना छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। भाई अब सफाई करने वाला आया है, अगर मकड़ी नहीं हटेगी वहां से तो वो तो झाड़ देगा, उसको झाड़ देगा तो मर जाएगी वो। अब जाला छोड़कर तो वो जाने वाली नहीं थी, क्योंकि वो उसका घर था, उसने उसे अपना घर मान लिया था, तो वो उसका अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। जाला ना छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती, बुझे मन से अपने इस मेहनत से बनाए हुए घर को छोड़कर जाने लगी। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। आखिरकार उसे घर छोड़ना पड़ गया, अपनी पेंटिंग छोड़नी पड़ गई, क्योंकि उस पेंटिंग को संग्रहालय में लगाने के लिए इजाजत मिल गई थी।
तो उसे अपनी पेंटिंग को छोड़कर जाना पड़ा। अब वो संग्रहालय से बाहर आई, वहाँ से निकलने के बाद इधर उधर भटकती रही, कई परेशानियों से दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहने लगी। उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया था, उसे इस मुसीबत में अकेले छोड़ दिया था। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती थी कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कहीं नहीं मिलने वाला, कभी हासिल नहीं होगा उसको वो घर। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था दोस्तों, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही कहीं ना कहीं अपने घर के लिए, क्योंकि उसको पेंटिंग नहीं भूलता था। तो पेंटिंग में बार बार वो घुसती थी, उसका दिमाग रहता था पेंटिंग में ही। तो परेशान हो जाती थी सोचकर। आखिर एक दिन वह एक बहुत सुंदर बगीचे में पहुंची। अब बगीचे में क्या देखती है? बगीचे में एक शांत सा कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत करी, फिर से कुछ दिन लगाए, एक सुंदर सा जाल बुन दिया। अब बगीचा उसको बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि पेंटिंग से वो बहुत दुखी थी, कहीं तो उसने अपना मन लगाना था। अब यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। वह खुश थी कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। अगर उस पेंटिंग में उस कमरे में से न निकलती तो इसे इतना सुंदर बगीचा ना मिलता, इतना सुंदर हवा, इतनी सुंदर धूप, इतना सब कुछ ना मिलता जितना उसे मिल गया था। इतने सुंदर स्थान में वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी खुश होने लगी, और इतना ज़्यादा उसका मन लगने लगा वहाँ पर। और वो कहने लगी इतने पसंद करने वाले घर, अपने पेंटिंग वाले घर को, कि अच्छा हुआ पेंटिंग वाला घर मुझसे छूट गया, छूट नहीं रहा था। अगर वो ना छूटता तो मुझे बगीचे वाला घर ना मिल पाता। तो दोस्तों, कई बार क्या सीख मिलती है कि हमें कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आ जाता है जब हमारा बनाया बनाया सब कुछ बिगड़ जाता है। सब कुछ बिखर जाता है दोस्तों। जब हमें अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार, रिश्ता कुछ भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में अपनी किस्मत को हम कोसने लगते हैं दोस्तों। हम भगवान को कोसने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, ये वाला भगवान अच्छा नहीं है, दूसरे भगवान को पूज के देखते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियां हमारे हौसले की परीक्षा लेते हैं दोस्तों। हमें अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो परेशानियां, परिस्थितियां बदल देती हैं और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारा जुझारूपन, हमारी मेहनत हमारी बेहतरी की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को हम छू सकते हैं दोस्तों। बार बार हम वापिस आ सकते हैं, बार बार। पैसा गया है तो वापस आ सकता है, अगर इज्जत है तो सब कुछ है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी लास्ट कहानी। नया दिन शुरू हो चुका है। जैसे कल 15 तारीख शुरू हुई थी, आज 16 तारीख में हम प्रवेश कर चुके हैं। वैसे तो हमें हर दिन हर पल भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि हर एक पल में हमें गिफ्ट दे रहे हैं, हर एक पल में हमें एक सुंदर तोहफे से नवाज रहे हैं, हमें सांसें दे रहे हैं। और हमें उन सांसों के बदले भगवान को रिटर्न गिफ्ट में कम से कम उनका शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। तो उसी शुक्रिया अदा की आज करके जाते हैं, और एक उम्मीद के साथ कल को फिर आएंगे। 11 बजे आएंगे, 10 बजे भी आएंगे, 11 बजे भी, क्योंकि परसों मंडे है, सब लोगों को ऑफिस जाना होगा। तो कल का दिन हम एक 10 बजे का टाइम रखते हैं, 11 बजे का नहीं रखेंगे, क्योंकि परसों का दिन ऑफिस का डे रहता है। तो हम लोग कल 10 बजे आएंगे दोस्तों, और हम अपने पेज पर भी मेंशन कर देंगे। आज के लिए शुभ रात्रि दोस्तों। अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनाना और सब जुड़ना हमारे साथ। एक बार गुड नाइट लिख के जाएं सब लोग, ताकि मेरा मोटिवेशनल लेवल भी बरकरार रहे। कम से कम आप लोग मुझे गुड नाइट तो लिख ही सकते हैं, कि हमें, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी सबको गुड नाइट लिखती हूँ, आप लोग भी मुझे गुड नाइट लिखें। कम से कम इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। गुड नाइट दोस्तों, आप लोग भी लिखिए। और मेरा वॉइस एंड फेस रीडिंग, जो कि आप लोगों को कोई भी परेशानी हो घर में, किसी को, दोस्तों को, किसी को कैरियर, अभी 10th में जिनके बच्चे हैं, या फिर जो 10th में हैं, उनको आगे क्या लेना है, +1 +2 में कैरियर से संबंधित, किसी को फॉरेन कंट्री जाना है,
कैसे भी आप लोग मेरे से अपने प्रश्नों का आंसर ले सकते हैं। मैं हर टॉपिक पर बोलती हूँ, आपने कैसे अपने बिजनेस को आगे चलाना है, कैसे अपनी लाइफ को सुधारना है, आपकी ज़िंदगी के कहाँ पर परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को मुझसे शेयर कीजिए और अपने रेमेडीज़ लीजिए। मैं उपाय बताती हूँ जिससे कि लाइफ को जीने में थोड़ी इजी हो जाए। तो दोस्तों यहीं तक आज का सफ़र था। तो शुभ रात्रि, सब लोगों को नमस्ते फिर से, और कल फिर मिलेंगे। 10 बजे का समय रहेगा कल को मिलने का। बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी फैमिली को बढ़ाएं, हमारा पेज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हेल्प करें। हमारे पेज का नाम है प्रिया द मार्गदर्शिका, और यूट्यूब पर भी हमारे वीडियोस आते हैं। मार्गदर्शिका हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, हम लिंक इसमें लगा देंगे। इंस्टाग्राम पर भी हैं, और व्हाट्सएप का हमारा फ़ोन नंबर है 07696101000। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। जिसको भी वॉइस एंड फेस रीडिंग कराना है वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, एक फैमिली बनती रहे। तो हमें हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करें दोस्तों। हमारे ग्रुप का लिंक मैं इसमें भेज दूंगी आपको। हमारे ग्रुप का नाम है प्रिया द मार्गदर्शिका। आप सब लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और एक नया परिवार हमारा बनता जा रहा है। इसको कायम रखें दोस्तों, बढ़ाते रहें अपने दोस्तों के साथ, नियर एंड डियर्स के साथ। बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।